गांधी जी की जयंती है 2 अक्टूबर। आज मैथ को छोड़ करके आज गांधी जी के बारे में ही पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या थे गांधी जी। और ये जो है 9वां से लेकर के 10वां में भी है, 11th क्लास में भी आएगा और 12th क्लास में भी याद रहता है। साथ ही साथ कंपटीशन में भी ये आएगा। ठीक, अब देखिए महात्मा गांधी जी का जन्म जो हुआ था वह 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात राज्य के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, ये उस समय राजकोट के आसपास था। इनके माता का नाम पुतलीबाई था और पिता का नाम करमचंद गांधी था। ये उस समय राजकोट के दीवान थे। क्या थे? राजकोट के दीवान। इनके बारे में अब बहुत सारे उपनाम है, इसको जान लेते हैं। इनको प्यार से बच्चे लोग जो है बापू बुलाते हैं। उसके बाद राष्ट्रपिता जो है इनको सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ये रेडियो पर प्रसारित करके कहा था कि जब ये रंगून में थे सुभाष चंद्र बोस ना, उस समय इनको महात्मा गांधी को ये सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर बुलाया था। अर्धनग्न फकीर जो है ये विंस्टन चर्चिल जो थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, उन्होंने इनको कहा था अर्धनग्न फकीर, क्योंकि यह आधा कपड़ा ही पहनते थे, एक ही धोती में पूरा शरीर को ढकते थे। और महात्मा के बारे में, महात्मा की बात जो है 2 आदमी कहते हैं। सबसे पहले जो है इनको महात्मा जो है श्रद्धानंद स्वामी ने कहा था, लेकिन ज्यादातर पुस्तकों में दिया जाता है कि महात्मा उपनाम जो है वह रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है, उसके बाद अब उनकी पत्नी का नाम जानते हैं। उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ठीक, और इन्हें ये प्यार से बा कहकर पुकारते थे। क्या कहकर के? बा कहकर। और इनकी शादी जो हुई थी 1883 ईस्वी में। खास बात ये है कि 1883 में मात्र 13 वर्ष के ही थे, लेकिन इनकी पत्नी जो है कस्तूरबा गांधी, उनका उम्र था 14 वर्ष। ठीक है, तो इनका उम्र था 13 वर्ष और उनकी पत्नी का उम्र था 14 वर्ष। इनके बच्चे जो थे वो 4 थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ठीक, और इनके 5वें पुत्र जो है जमनालाल बजाज को माना जाता है। ठीक है, आगे है इनके राजनीतिक गुरु। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि इनके राजनीतिक गुरु कौन थे। इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अब उसके बाद ये सबसे पहले लंदन जो पढ़ने गए, शादी के बाद 5 साल बाद पढ़ने गए। 4 सितंबर बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने गए थे 4 सितंबर 1888 ईस्वी को, और वहां से पढ़ करके ये फिर 1883 में वापस जब आए तो दादा अब्दुल्ला जो है झावेरी के नामक एक व्यापारी थे, उनकी वकालत करने के लिए सबसे पहली बार दक्षिण अफ्रीका 24 मई 1893 ईस्वी को यह दक्षिण अफ्रीका गए और वहां पर सीखने अधिकतर गए थे। फिर वापस जब वो गए ये दक्षिण अफ्रीका में, तो उन्होंने 2 आश्रम की स्थापना की। इससे पहले ये जो 1888 में गए थे तो वापस आए थे 1891 ईस्वी में। जिस समय वो आए थे उस समय उनकी मां की मृत्यु हो गई, और इस बीच में वो 1892 ईस्वी में मुंबई कोर्ट में वो वकालत भी किए थे, लेकिन वकालत नहीं चला था फिर से वो, इसीलिए वो एक दादा अब्दुल्ला सेठ थे जो गुजरात के थे, उनके यहाँ एक कोई केस हो गया था जिसके कारण जो है वो फिर से वहाँ चले गए थे दक्षिण अफ्रीका, और 1893 ईस्वी में वहाँ गए। वहाँ उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 2 आश्रम की स्थापना की। एक नाम है फिनिक्स आश्रम, ये डरबन में बना हुआ है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है डरबन, वहाँ बना है 1904 ईस्वी में। और दूसरा है टॉल्स्टॉय फार्म्स, ये रूसी लेखक थे या रूसी दार्शनिक कह सकते हैं, ये रूसी लेखक थे। तो ये टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना किए जोहान्सबर्ग में, ये भी दक्षिण अफ्रीका में ही है। यहाँ पर 1910 ईस्वी में इन्होंने 2 मतलब फार्म की या कहे आश्रम की स्थापना की। इन्होंने एक और मतलब दक्षिण अफ्रीका में एक और चीज़ का निर्माण किए, नटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में यहाँ तक इतना तक था। और उसके बाद 1914 ईस्वी तक पूरे दक्षिण अफ्रीका में काम किए। उसने दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग किया। उन्हें दक्षिण अफ्रीका में ही एक ट्रेन से जा रहे थे,
वहाँ उनकी एक घटना घटी कि वो जब जा रहे थे तो उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था, परंतु ट्रेन में जो प्रथम श्रेणी का उसमें टिकट था गांधी जी के पास, लेकिन जब वो ट्रेन में चढ़े तो उन्हें ट्रेन में से गोरे लोगों ने उतार दिया, यह कहकर कि तुम काले हो, मतलब अश्वेत होने के कारण गांधी जी को ट्रेन में से उतार दिया। वहीं पर गांधी जी को किसी अंग्रेज ने एक थप्पड़ भी मारा था, ठीक है। तो उसी के कारण गांधी जी ने सबसे पहला जो आंदोलन शुरू किया, सत्याग्रह जो शुरू किया, वहीं पर श्वेत और अश्वेत के बीच में यह आंदोलन वही शुरू किया। और सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग जो है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही किया। अब आते हैं कि हम लोग गांधी जी भारत कब आए। इसको गांधी युग कहा जाता है। 1915 से लेकर के 1948 तक को गांधी युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आए थे, ठीक है। वहाँ से वो वापस अब सभी दिन के लिए भारत आ गए कि अब यहीं रहेंगे, और यहीं पर उन्होंने अपना आश्रम की स्थापना की। 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना किए गुजरात में, और ये साबरमती नदी के किनारे है। ये आश्रम जो है आज भी यहाँ पर है। इसे संग्रहालय के रूप में बना दिया गया है, और जो भी विदेशी यात्री या विदेशी शासक आते हैं तो वो यहाँ जाते हैं और अपना विचार लिखते हैं। 1916 ईस्वी में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था, ठीक है। उसी में गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने के कारण, ठीक है, मतलब एक आदमी के कहने के कारण राजकुमार शुक्ल, जो बिहार के चंपारण जिले के राजकुमार थे, उन्होंने उनको बिहार आने का, चंपारण आने का न्योता दिया। उस समय 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में एक प्रणाली, एक मतलब अंग्रेज़ों द्वारा एक प्रणाली बनाई हुई थी कि 1 बीघा खेत में, मतलब 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा नील की खेती करना आवश्यक था, जिसे 3 कठिया प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और यह मजबूरी में सभी अंग्रेज जो है ज़बरदस्ती किसानों से करवाते थे। किसान नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नील की खेती कर लेने पर वह ज़मीन जो होता है वो बंजर हो जाता था, कोई भी चीज़ उस पर नहीं उपजता था। इसी कारण वह करना नहीं चाहते थे, और अंग्रेज़ों को नील से बहुत फ़ायदा होता था, क्योंकि रंग बनाने में नील काम आता था, इसलिए वो ज़बरदस्ती कराते थे। जिससे व्याकुल होकर राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया। कहाँ दिया? तो इलाहाबाद में दिया, ठीक है। उसके बाद गांधी जी उनकी बातों को माने, और 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को मुजफ्फरपुर होते हुए गांधी जी कहाँ पहुँचे? चंपारण पहुँचे। एक बात यह है कि जैसे ही गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुँचे थे और मोतिहारी जाने वाले थे, तो मोतिहारी के कलेक्टर ने उनको उससे आगे बढ़ने नहीं दिया, लेकिन गांधी जी फिर भी चंपारण गए थे। गांधी जी चंपारण जब आए थे तब जाकर के उन्होंने बहुत सारे चंपारण बिहार के जो नेता थे उनसे मुलाकात की, और उसके बाद सभी समस्याओं को जाने, किसानों का दुख दर्द को समझे, और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई जिसके आधार पर गांधी ये 3 कठिया प्रणाली का जो है 1917 ईस्वी में ही अंत करना पड़ा अंग्रेज़ों को, ठीक है। उसके बाद इसी को हम चंपारण सत्याग्रह में के भी नाम से जानते हैं। इस पर एक पुस्तक भी बना हुआ है, नील दर्पण, एक पुस्तक है नील दर्पण। इसके लेखक जो है वह दीन बंधु है, ठीक है। इसके लेखक इसी चंपारण सत्याग्रह पर ही ये बना हुआ लिखा हुआ एक पुस्तक है नील दर्पण, उसके लेखक है दीन बंधु, ठीक है। और ये 3 कठिया प्रणाली समझ में आए कि 20 कट्ठा खेत में या 1 बीघा खेत में 3 कट्ठा जो है नील की खेती करना ही 3 कठिया प्रणाली कहलाता था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। गांधी जी फिर वापस यहाँ से चंपारण से वापस चले गए गुजरात, और उन्होंने फरवरी 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन किया। ये मजदूर आंदोलन क्यों किया? तो 1917 ईस्वी में गुजरात में प्लेग नामक बीमारी बढ़ गई थी। प्लेग बहुत तेज़ी से फैल गया, जिसके कारण सभी फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ा, जिसके कारण मजदूर सब जो है भूखे मर रहे थे। और तब जाकर के गांधी जी से मिलने के बाद गांधी जी ने मजदूरों को मतलब बोनस भी दिलवाया था इसी आंदोलन में। तो ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है, गुजरात। अब उसके बाद ये फरवरी 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो ये क्वेश्चन ये पूछेगा आप लोगों से कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? तो 1918 ईस्वी में फरवरी में हुआ, ठीक है। और इसके नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। उसी के ठीक 7 दिन बाद, ठीक है,
मार्च में 1918 ईस्वी में खेरा आंदोलन हुआ। ठीक है, ये एक किसान आंदोलन, इसे हम किसान आंदोलन भी कहते हैं क्योंकि इसमें गांधी जी को सबसे ज़्यादा किसान का साथ मिला था। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार उपवास रखा था। पहली बार उपवास किस आंदोलन में रखा? खेरा आंदोलन में। किस आंदोलन में? खेरा आंदोलन में गांधी जी ने सबसे पहली बार उपवास रखा था। ठीक है, आगे हम अब यहाँ पर ये जो लाइन हम लिखे हैं, ये क्यों लिखे हैं? इसका कारण है यहाँ पर गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहाँ पर एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था बेयूर युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज सैनिक बहुत ज़्यादातर घायल हो गए थे और गांधी जी ने वहाँ उनकी बहुत सेवा की थी, अंग्रेज़ों की सेवा की थी, उनकी घायलों को इलाज करवाया था। तो इसी के कारण उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, उन्होंने गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग को हम पूछ सकता है आप लोगों से कि केसर-ए-हिंद की उपाधि किसे मिली थी? तो गांधी जी को। किसे मिली थी? गांधी जी को। और कब मिली थी? तो 1915 ईस्वी को। किसने दिया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। मतलब एक सेंटेंस में आपका 3 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो है आपको अभी से लेकर के कंपटीशन तक ये आपको काम देगा। ठीक है, अगर इसको सही से लिख लेते हैं और याद रखते हैं तो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 1919 ईस्वी में भारत में मतलब क्रांतिकारी गतिविधि बहुत अधिक बढ़ गई थी। मतलब लोग भारत को आज़ाद कराने के लिए क्रांतिकारी सब बहुत ज़्यादा मतलब काम कर रहे थे। तो इस क्रांतिकारी गतिविधि को रोकने के लिए अंग्रेजी सरकार ने सिडनी रॉलेट, याद रखिएगा ये जो रॉलेट एक्ट है वह सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उसके बाद एक नया कानून बनाया गया जिसको हम लोग रॉलेट एक्ट कहते हैं या रॉलेट कानून भी कहते हैं। तो ये क्रांतिकारियों को दबाने के लिए एक बिल लाया गया जिसे हम रॉलेट एक्ट कहते हैं। ठीक है, और इसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा दिया गया, न अपील, न वकील और न दलील। ठीक है, मतलब किसी भी क्रांतिकारी को शक के आधार पर, ठीक है, गिरफ्तार कर लिया जाता था। बिना कारण बताए हुए शक के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था और उस पर गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर और उसे सजा दे दी जाती थी। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है रॉलेट एक्ट। आपसे पूछेगा कि रॉलेट एक्ट क्या है, तो बताइएगा रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके जरिए किसी भी भारतीय क्रांतिकारी को बिना कारण बताए हुए उसे गिरफ्तार कर और गुप्त रूप से उस पर मुकदमा चलाकर उसे सजा भी दे दी जाती थी। तो इसी को कहा जाता था रॉलेट एक्ट, जिसका भारतीयों ने पुरजोर विरोध किया, खूब विरोध किया और इसे काला कानून की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई? काला कानून की संज्ञा किसे दी गई? रॉलेट